कौन सा है? बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए पूरा सर। कहाँ से? नोट्स पे करिए इस पे? जो पेन सर, जो पेन हाँ ये? वही आप मैक्सिमाइज आएगा। मैक्सिमाइज अब सब कुछ होमवर्क दिए थे आप लोग को? यस सर, वहाँ है? यस सर। कोई क्वेश्चन दिए थे आप लोग को? यस सर। कितने लोग किए हो? हाँ? क्या लिखे? प्लीज बताओ। पूरा पढ़े सर जी। आप पढ़ो। बाकी लोग भी इसमें आए। पुनर्जागरण काल के पश्चात यूरोप में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और नवाचार क्षेत्र में अचूक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ, जिसके दौरान पश्चिमी देशों में तकनीकी नवाचार, नए नए यंत्रों का विकास, दिशा सूची यंत्रों का विकास, नए मार्गों का विकास आदि बृहद स्तर पर हुआ, ठीक है। जो औपनिवेशिक काल की शुरुआत का कारण बना। 18वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे इस औद्योगिक क्रांति का भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जो निम्नवत था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पश्चिमी देशों में कच्चे उत्पाद और बाजार की खोज के लिए भारत में व्यापारिक उद्देश्य से प्रवेश किए और सनय सनय भारतीय राजाओं की इच्छाओं को और शक्तियों को देखकर उनके विचारों में परिवर्तन आया और वह भारतीय राजतांत्रिक शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे। उत्तर मुगल काल के अकुशल राजाओं की शक्ति को देखकर पश्चिम देशों ने इन राजाओं की शक्तियों को विकसित कर धीरे धीरे भारत की राजस्व व्यवस्था पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया, अर्थात भारत में द्वैत शासन की शुरुआत कर दी। कालांतर में 2 युद्धों में मुगल राजाओं की पराजय से यूरोपीय व्यापारी पूर्ण रूप से संलग्न हो गए और भारतीय राजनीतिक लिखित दस्तावेजों के रूप में परिवर्तित हो गया। उपरोक्त परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत पश्चिमी देशों का उपनिवेश बन गया। ठीक, बैठो। नकल भी मारे हो कहीं से? क्या सर? नकल भी मारे हो? नहीं सर, तो पढ़ाया था वही सर, नकल नहीं। कहीं नकल नहीं मारे हो? बुक है ही नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री पर, हैं? बुक नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री पर। मोबाइल जिंदाबाद तो होता ही नहीं। अरे मोबाइल में क्या देख, वो बता दो। नहीं नकल नहीं किए, यहीं तो लिखे हैं, अभी आया हम तो यहीं लिखे। अच्छा, यहीं पे लिखे। ठीक, सही। और कोई? कल होमवर्क दिया था, आए थे? नहीं है। और इधर कोई? क्या बताओ। मैं कही तो 100-150 वर्ड का हो। सुनाओ, बोलो। आप पढ़ दें? गलत हो जाएगा, गलत सही जरूरी। क्वेश्चन था औद्योगिक क्रांति का वजह भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। परिचय। औद्योगिक क्रांति की एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें एक समाज या अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हुआ। उत्पादन में प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। परिवर्तन का अक्सर नई प्रौद्योगिकी, मशीनरी, उत्पादन तकनीक के विकास में उपयोग का कारण बना। ठीक। औद्योगिक क्रांति का भारत की राजनीति पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से भारत की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व पूंजीवादी पद्धति के साथ एकीकृत किया जा सकता है। भारत में उद्योगों का विकास प्रभावित हुआ। भारत में क्रांति से एक नई आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ। भारत में एक नई
श्रम वर्ग का विकास हुआ, उद्योगों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक नई शक्ति का उदय हुआ, श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए संगठित हुआ। शुरुआत का सही लिखी, लेकिन बीच में आते आते और अंत में आते आते भटक। अरे पर गलत हो गया, बढ़ाना कैसे? पहले सही करो तब तो बढ़ाओगे। पहले सही आंसर की दिशा होगी तब तो उसको बड़ा छोटा करोगे। अब गलत को हम थोड़ी कहेंगे कि इसको बड़ा कर दो, उसको छोटा कर दो। क्या क्वेश्चन था? औद्योगिक क्रांति। तो मैंने बताया था पहले औद्योगिक क्रांति को आपको थोड़ा डिफाइन कर देना है, फिर क्या करना है। औद्योगिक क्रांति की वजह से यूरोपीय देश इंडिया आए, ब्रिटेन से मतलब है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बतला देना है। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? पहले तो मजबूत मुगल वाले थे, फिर मुगल वाले क्या होने लगे, रहने लगे। आपको राजाओं का नाम नहीं याद है, काम चलेगा। उत्तर मुगल काल में कमजोर शासकों के दौर में अंग्रेजों ने क्या कर लिया, यहाँ पर व्यापार में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए शासन स्टार्ट कर दिया। जिसके पहले उन्होंने 2 युद्ध लड़े, प्लासी और बक्सर का युद्ध सक्सेसफुल हुए। जिसके बाद बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया, दोहरा शासन, द्वैत शासन की शुरुआत कर दी। क्या होता है द्वैत शासन? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, खाली लिख दो, द्वैत शासन की शुरुआत कर दी। अब इसको बढ़ाना है, मान लो एक वर्ड आपने लिख दिया, द्वैत शासन की शुरुआत कर दी। छोटा क्वेश्चन लिखना है तो बस द्वैत शासन की अंग्रेजों ने 1765 में क्या कर दी, बंगाल में शुरुआत कर दी। अब इसको अगर मान लो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लिखना है तो क्या करो, दोहरा शासन के अनेक मतलब हो सकते हैं। यहाँ पर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने जो दोहरा शासन लाया था वो बेसिकली क्या था कि जो टैक्स है या जो धन वसूली है वो कौन करेंगे, क्लाइव करेंगे, या कह लो ब्रिटिश सरकार करेगी। और जो शासन व्यवस्था है उसको संभालने का काम कौन करेगा, बंगाल के जो राजा होंगे, नवाब होंगे, सुल्तान होंगे, उनके द्वारा किया जाएगा। इस द्वैत शासन को कब से कब तक चला? हम बता रहे हैं कि छोटा आंसर लिखना है तो ये वर्ड लिख के आगे बढ़ जाओ। आंसर को अगर थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो पॉलिटिकल सिस्टम में ये आ गया ना, ये एक शासन का एक तरीका हो गया ना, पॉलिटिकल सिस्टम में आ गया। अगर द्वैत शासन छोटे में लिखना है तो केवल लिख दो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की शुरुआत कर दी। कहाँ शुरुआत कर दी? बंगाल में शुरुआत कर दी। अब इसको बढ़ाना है तो द्वैत शासन के बारे में बता दो। सर्वप्रथम द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में लाया, जिसमें धन वसूली या टैक्स वसूली का जिम्मा अंग्रेजों के हाथ में था और शासन तंत्र चलाने की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के हाथ में। एक तो चीज और जान लें इसको बढ़ाने के लिए, ये द्वैत शासन कब तक चला, ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। क्योंकि क्वेश्चन हमने मिला के पूछ रखा था, तो मैंने बताया था कि वर्ल्ड में इस वाले जो क्वेश्चन आपको हमने दे रखा था उसमें क्या था, वर्ल्ड में आपको सिर्फ थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जानना था, ठीक, परिचयात्मक लिखना था ना उसका। लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन बेसिकली इंडियन हिस्ट्री को भी मिला के आंसर होता। तो द्वैत शासन कब से कब तक चला इंडिया में? इंडिया में द्वैत शासन कब से कब तक चला, मालूम तो बताइए। सर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट तक। चाबी नहीं, हाँ बताओ। सर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट तक सर चला। 1773 रेगुलेटिंग थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा गलत। और ये जो द्वैत शासन था ये 7 इयर्स का था। द्वैत शासन 7 इयर्स का चला था, 1765 से 1772, 7 इयर्स हो गया, 7 सालों तक चला था। किसने इसको खत्म कर दिया? द्वैत शासन को किसने खत्म कर दिया? तो उसका आंसर हो जाता है, यहाँ पे आ गया था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसने उस द्वैत शासन की गड़बड़ियों को देखते हुए खत्म कर दिया था। तो 1772 में
वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा क्या कर दिया गया, द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई। ठीक, अब इस 7 साल में क्या किया होगा अंग्रेजों ने? जमकर वसूला होगा। उसके पहले तक उनको क्या हो रहा था, कल समझा चुके, यहीं पे लिखे थे, वो गोल्ड जा रहा था, चुंगी देना पड़ रहा था, गिफ्ट देना पड़ रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, नुकसान नुकसान नुकसान। तो इस 7 साल में उन लोगों ने जमकर लूटा, इस 7 साल में अंग्रेजों ने जमकर लूटा। इसलिए इस 7 इयर्स का काल इतिहास में कहा जाता है खुली एवं बेशर्म लूट का दौर। है वर्ड इतिहास की बुक्स में मिलता है। इस 7 इयर्स के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, खुली एवं बेशर्म लूट का दौर। खुली मतलब कह दिया कि नहीं हम वसूलेंगे, और बेशर्म कहने का मतलब पैसा अपने वसूल किए और काम नवाब साहब को करना है, उनको कुछ करना नहीं। तो एक तरह की क्या हो गई बेशर्मी। तो इतिहासकारों ने इस वर्ड को यूज किया है और पूछा भी जा सकता है, प्री के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खुली और बेशर्म लूट का काल इतिहास में कब कहा जाता है। तो इस समय से इस समय तक ये क्या था, तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई। ठीक, द्वैत शासन से रिलेटेड 2 और वर्ड बता दें। ये जो द्वैत शासन है उसको सबसे पहले, मान लीजिए अगर पूछ लिया गया भारत में द्वैत शासन सबसे पहले किसने लाया, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले, कोई और नाम? तो ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजों से, ब्रिटिश से पहले इस तरह का सिस्टम फ्रांसीसियों द्वारा इंडिया पर एक बार अप्लाई किया जा चुका है और उस अधिकारी का नाम है, इसीलिए मैंने नाम बोला, डुप्ले। ये भी पूछा हुआ सवाल है, ये भी पूछा हुआ सवाल है कि द्वैत शासन भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था, सर्वप्रथम किसने इस्तेमाल किया था। तो आंसर हो जाएगा, अगर पूछ ले तुर्कियों ने किया, पुर्तगालियों ने किया, फ्रांसीसियों ने किया, डच ने किया, ब्रिटिश ने किया, तो मान लो अभी तक आप यहाँ तक पढ़े रहते थे क्या बोलते थे, रॉबर्ट क्लाइव साहब बताए थे, ब्रिटिश हो जाएगा आंसर। लेकिन वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस ऑफ डुअल गवर्नरशिप कौन किया था, डुप्ले, फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले द्वारा किया गया था। ठीक, तो इसमें आपको इस सब चीजों के बारे में बता देना है। फिर उसके बाद यहां से आपको रेगुलेटिंग एक्ट क्या था इसके अंदर नहीं जानते हो, इतना तो जान रहे हो कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार क्या हुआ, लिखित दस्तावेजों के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या है नहीं मालूम, कह रहे हैं डाटा आपको नहीं मालूम, लेकिन इतना तो मेंस के आंसर में इतना तो आप बोल सकते हो। ये प्री नहीं है ना, मेंस का टाइप का आंसर है ना। तो डाटा अगर आपको थोड़ा कम भी है, कंसेप्ट आपके दिमाग में है, अगले को आप समझा सकते हो, तो वही काम करना रहता है। कहने का मतलब अब ये ना हो जाए डाटा की जगह की कह दो 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो गलत हो जाएगा ना। बोलोगे तो 1773 का ही रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहली बार भारत में लिखित दस्तावेजों के माध्यम से शासन स्टार्ट हुआ। उसके पहले तक चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री का हो, मिडवल हिस्ट्री का हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री का हो, शासन व्यवस्था का मेन तंत्र क्या था, राजतंत्र होता था, राजा द्वारा ही शासन किया जाता था। एक नई तरह की शासन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर दी गई, जिसको क्या कहा जाता है, जो आगे चल के हमारे संविधान के निर्माण में वो संवैधानिक इतिहास था। ठीक, तो ये जो बेसिकली हमने क्वेश्चन पूछा था, ये पूछ तो दिया था वर्ल्ड के साथ सटा के, लेकिन ये मेनली आप कह सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री का मिक्स वाला क्वेश्चन था। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट तो भारत में यूरोपियों का जब आगमन होता है, इंडिया में इंडियन हिस्ट्री में स्टार्ट कहाँ से होता है, इंडियन हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होता है आधुनिक इतिहास का, वो कौन सा होता है, यूरोपियों का आगमन। ये फर्स्ट चैप्टर है यूरोपियों के आगमन से। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यूरोपियों का आगमन कब हो गया,
यूरोपियों का इंडिया में आगमन कब हो गया? नहीं, यूरोपियों का आगमन पूछ रहे हैं, अंग्रेज नहीं पूछ रहे। यूरोपीय वर्ड बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, पीछे बोल। सन बताओ। 1498 में पहली बार आया तो ठीक, 1498 ये नहीं। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा केरल के काली तट के तट पर पहुंचा था। तो मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यही होता है। आधुनिक इतिहास का पहला चैप्टर यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली आए, फिर डच या हॉलैंड वाले आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, डेनमार्क वाले आए, यही फर्स्ट चैप्टर के रूप में जाना जाता है। एक लाइन में चीज जान लो, फिर अपने टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री तो हम लोग पढ़ नहीं रहे फिलहाल। ये जो टाइम है वो कौन सा टाइम है? जब उधर से पढ़ते हुए चले जाते हो तब 1498 में किसका राज रहा होगा? सल्तनत काल। सल्तनत काल, ठीक। लोधी वंश चल रहा, ठीक। लोधी वंश हम लोग किसमें पढ़ते हैं? सल्तनत काल। सल्तनत काल बोले तो मध्यकाल, मध्यकालीन इतिहास। तो ये मिडिवल का टॉपिक है। ये सन से अगर पकड़ने की कोशिश करोगे, ट्रांजिशन फेज होता है। ऐसा नहीं है कि आज मध्यकाल खत्म हो रहा है और कल से आधुनिक काल की शुरुआत होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है इतिहास में। एक चीज चलती रहती है। मतलब सल्तनत काल चल रहा था, उसी में क्या हो गया? लोधी वंश में यूरोपियों का आगमन शुरू हो गया था। तो इतिहास में जैसे 1857 की क्रांति तक क्या पढ़ते हैं हम लोग? मध्यकाल को पढ़ते हैं। फिर जब आधुनिक पढ़ने शुरू करते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं? यूरोपियों के आगमन से पढ़ते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने लिखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी लिखा। तो मैंने बता दिया कि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसमें निखार आएगा। अचानक से सोचो कि आप प्री एग्जाम दिए, बढ़िया कर गए, मेंस सर पे खड़ा हो गया, अब आप पढ़ जाओगे पूरा सिलेबस, लेकिन आंसर फ्रेम या आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। प्री आपने बहुत अच्छा कर दिया, प्री में पास हो गए। प्री के रिजल्ट से 2 महीने 2.5 महीने बाद मेंस हो जाता है। अब मेंस का सिलेबस ही एक बार उठा के पढ़ लो। मेंस का एक बार केवल आप सिलेबस उठा के पढ़ लीजिए, कई घंटे केवल सिलेबस पढ़ने में लग जाएंगे, अंदर नहीं। सिलेबस में क्या है उसको पढ़ने में, रीडिंग लगाने में 1 घंटा लग जाएगा। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो नहीं, उसमें तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मान लो आप 2 महीने में पढ़ भी लिए, जो आपको टॉपिक मिला था सिलेबस के अंदर वो पढ़ भी लिए, लेकिन आंसर फ्रेमिंग नहीं कर पाओगे। उस समय क्या कर पाओगे? केवल और केवल रिवीजन हो पाएगा, तत्कालीन घटनाओं से उसको जोड़ना पड़ेगा। बताया मैंने, वर्ल्ड हिस्ट्री पुराना पढ़ के काम नहीं चल पाता है, ठीक। उसको क्या करना पड़ेगा? करंट के इशू से जोड़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक पुराना पढ़ के काम नहीं चल पाएगा, उसको करंट से जोड़ना पड़ेगा। भूगोल पुराना पढ़ के काम नहीं चल पाएगा, उसको करंट से जोड़ना पड़ेगा। सोशल इश्यूज पुराना पढ़ के काम नहीं चल पाएगा, उसको आज सोशल समाज में क्या हो रहा है उससे जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक नहीं काम चलेगा। तो उसको कैसे जोड़ पाओगे जब अभी जो आज जो घटनाएं घट रही है उसको तो टाइम दोगे ना। पुराना रिवीजन भी करना है, अभी जो घट रहा है, मतलब ये हम बता रहे हैं कि प्री अच्छा हो गया, मेंस के लिए बैठ गए तैयारी करने के लिए, तब की बात। तो पुराना रिवीजन करोगे कि नई चीजों को स्टडी करोगे कि बैठ के आंसर लिखोगे? बताओ क्या क्या करोगे? टाइम नहीं बचता है, 1.5, 2, 2.5 महीने में कुछ टाइम बचता नहीं है। वो फटाफट टाइम जो है एकदम से जो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, टाइम नहीं बचता है। तो आंसर राइटिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया। एक अलग कॉपी बना लो, फिर एक लाइन में बता दे रहे हैं, उस पर आप टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठा के करते रहो। जैसे मैंने अभी आपको ये बता दिया, वैध शासन, लिखो इस पे 10 लाइन बैठ, ठीक। अब तो लिख लोगे ना 10 लाइन, 10 पॉइंट नहीं लिख पाओगे, 6 पॉइंट लिख पाओगे। एक वैध शासन की आप परिभाषा ही लिख दी, ये छोटा आंसर हो गया। एक ये भी लिख दिए द्वैध शासन कब आया, रॉबर्ट क्लाइव ने कब लाया, क्यों लाया, उसके पहले कौन लाया था, ड्यूले लाया था। आपने आगे पॉलिटी में पढ़ रखा होगा, 1919 का है, आपने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा। 1935 का है, यहाँ भी द्वैध शासन था,
ये दूसरे टाइप का द्वैध शासन था। ये क्या था? केंद्रीय स्तर पर। ये पढ़े हो पहले? ये बता दो, फिर हम बता देंगे क्या है। 1909 का 1919 का अधिनियम और नेगलिजिबल ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम कहलाता है और 1935 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम कहलाता है। यहाँ भी एक वर्ड आता है द्वैध शासन। यहाँ जो हमने द्वैध शासन छोटे में समझा, यहाँ वो दूसरे टाइप का द्वैध शासन था। क्या था ये? हाँ बताइए। ये सर वो मतलब जो वाणिज्यिक काल था उस समय का द्वैध शासन। वाणिज्यिक काल मतलब जैसे सर वैश्विक काल होता है। हाँ वाणिज्यिक काल हो गया, द्वितीय हो गया। हाँ ठीक है। तीन एरा में सर, हाँ तीन एरा में 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। हमें ये बताइए 1919 और 35 के अधिनियमों में ये वर्ड आया है? सर इस समय जो द्वैध शासन का जो था सर, हाँ इसमें मतलब उस समय इलेक्शन वगैरह, मतलब इलेक्शन के जैसे मान लीजिए सत्ता जैसे हो रहे, तो जो मेजर पार्ट होता था जैसे विदेश का कुछ है, ठीक है, मतलब जो क्या बोलते हैं सेना का कुछ नीति है वो अंग्रेज रखते थे और नॉर्मल जो मतलब भारत में कुछ करना था वो भारतीयों के पास रहता था। हाँ सही बोले, यही है। बता दें 1919 में बैठे, ठीक बोला आपने। द्वैध शासन का ये मतलब है कि जो भारतीय प्रांत हुआ करते थे, राज्य भारतीय प्रांत होते थे, उनमें दो टाइप के विषय होते हैं। एक विषय को कहा जाता है आरक्षित विषय, एक को हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय मतलब समझो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े विषय, सेना हो गई, वित्त हो गया, विदेश से संबंध हो गया। इस पर अंग्रेजों ने क्या कहा, इस पर जो डिसीजन है वो हम लेंगे। और छोटे मोटे विषय, छोटे मोटे उनके लिए छोटे मोटे थे, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उनके लिए वो सब क्या था, छोटे मोटे विषय हुआ करते थे। उन पर डिसीजन इंडियंस को लेने को लिए कह दिया गया, प्रांतों को। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम से की गई। फिर इसे 1935 का जब अधिनियम आया तो प्रांतों में द्वैध शासन हटा दिया गया। सेंटर में स्टेट में द्वैध शासन हटा के उसको कहाँ लगा दिया गया, सेंटर में, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। तो ये वहाँ वाला द्वैध शासन मतलब 1919 का और 35 के द्वैध शासन का। ठीक, तो बड़ा करना है द्वैध शासन को, तो आप ये सब भी उसमें क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं जैसे बता रहा था आंसर राइटिंग के लिए आपको मान लो एक टॉपिक मिल गया, थोड़ा सा आप उसके बारे में जान लिए, द्वैध शासन। अब लिखो उसमें 2 4 5 लाइन, ठीक, 10 लाइन लिख सकते हो आप कम से कम। ठीक, शॉर्ट में द्वैध शासन को बता सकते हो। ये चीजें जो है आप उसको कर सकते हो। तो घर में जाके प्रैक्टिस करोगे डेली डेली, कोई ना कोई टॉपिक मिल गया, कोई भी टॉपिक, हम तो कल बताएंगे ना आपको, पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक है तो भी ठीक है, कोई अन्य टॉपिक भी है उस पर भी आप क्या करो, आंसर लिखना शुरू कर दो, ताकि आंसर लिखना जब एक बार आ जाएगा तो फैक्ट जब पढ़े रहोगे तो उसको फ्रेम करना आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिए। अलग कॉपी बना लीजिए, उस पर ये काम आप स्टार्ट करें। हम लोगों ने बहुत सारी चीज जानी थी वर्ल्ड हिस्ट्री में, विश्व इतिहास में। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये सिर्फ क्लिक कर देते हैं, ये मेंस का एरिया होता है। इसमें आपको फैक्ट जानना रहता है, लेकिन फैक्ट तुलनात्मक रूप में कम जानना रहता है। ज़्यादा ध्यान आपका कंसेप्ट पर होना चाहिए, क्या समझाया जा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। विश्व इतिहास के जो क्वेश्चन होते हैं कुछ आसान वाले, सीधे कंसेप्ट को पूछ लिया गया, औद्योगिक क्रांति की व्याख्या करो, वो सीधा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया 2 या 3 कंसेप्ट आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। पुनर्जागरण एवं औद्योगिक क्रांति को आप उससे क्या समझते हैं, 2 अलग अलग कंसेप्ट लेकिन आपस में क्या है, रिलेटेड है, तो उसको मिला दिया गया। तीसरा कंसेप्ट लेकर उसको जोड़ दिया गया, किससे, वर्तमान से जोड़ दिया गया।
कंसेप्ट लेकर उसको भारत के किसी टॉपिक से जोड़ दिया गया, तो ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कंसेप्ट भी और प्लस वर्तमान में वर्ल्ड में या इंडिया में इससे रिलेटेड क्या पॉइंट है मैंने बता भी दिया था। औद्योगिक क्रांति और वर्तमान विश्व में उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताया भी था। इस तरह के क्वेश्चन में आपको करंट से उसको जोड़ना रहता है। ये और ये तुलनात्मक रूप से आसान है, स्ट्रेट क्वेश्चन रहता है, ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक, ये जो टॉपिक होता है वो आप अलग कॉपी पे बना के कर लीजिए। जितने दिन पढ़ाया जा रहा है उतने दौर में जितना क्वेश्चन कर सकते हैं कर लीजिए। पढ़ाने का तरीका भी मैंने बता दिया था कि पहले उस कंसेप्ट को हम समझा देंगे बोर्ड पर, फिर उसके पॉइंट्स लिखवा देंगे। उन पॉइंट्स में क्या ऐड करना है वो हम आपको बताएंगे, आप उसको खुद से भी लिखेंगे और घर पे भी उसको पढ़ा कर लेंगे। फिर प्रीवियस ईयर में जो उसके क्वेश्चन आ रखे हैं उसको क्लास में भी आपको कराएंगे और प्लस होमवर्क के भी रूप में दे देंगे ताकि वो टॉपिक क्या होता चले, आपका कवर अप होता चले। ठीक है, इतनी चीजें कर बताए थे, चीजें तो और भी बताए थे, शॉर्ट में हमने उसको ब्रीफ कर दिया। अब आज जो हम लोगों को चीजें जाननी या समझनी है उसमें हम उसका क्रम लिखते हैं आपके लिए। एक तो था अंधकार युग, अभी बताएंगे, कल बताए भी थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति थोड़ा आगे है, पुनर्जागरण हुआ प्लस एक और आगे का कंसेप्ट है वो, उस पर कल कोई चर्चा नहीं हुई, आज होगी उस पर। इसको रिनेसा कहा जाता है और इसको प्रबोधन काल तो ये हो गया, इसको इनलाइटमेंट कहते हैं। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धर्म में सुधार हुआ। किस धर्म में सुधार हुआ जान रहे हो, ईसाई धर्म। ठीक, और पुनर्जागरण के ही परिणाम स्वरूप एक इकोनॉमिक सेक्टर, ये तो क्या हो गया, धार्मिक सेक्टर का कंसेप्ट हो गया, एक इकोनॉमिक सेक्टर का कंसेप्ट आया। वाणिज्यवाद, कॉमर्शियलाइजेशन, चीजों को हम क्या करने लगे, बनाकर बेचने लगे। और इसी का अगला वर्जन क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गया। ये दोनों थोड़ा सा इसको जान रखे हो, ये अभी नहीं जान रहे हो, अभी बताते हैं। ये दोनों मिलते जुलते आपको वर्ड दिखाई पड़ते हैं। इस पर ये सवाल ही हो जाता है, पुनर्जागरण और प्रबोधन में क्या अंतर है। अभी इसको नहीं समझाया, अभी बताएंगे। ठीक, पढ़ना क्या क्या है पहले वो बता दें आपको। किस धर्म में सुधार, क्या हुआ सुधार, ईसाई धर्म में सुधार। वाणिज्यवाद क्या चीज है, कमर्शियलाइजेशन, व्यापार होने लगा, चीजें क्या करने जाने लगी, बनाई जाने लगी। यहाँ से इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुआ उससे क्या होने लगे, बाजार बनने लगे, चीजों का थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन बनने लगा। लोग जो केवल धर्म में डूबे हुए थे, यहाँ पर क्या था, धर्म में उनका केवल डूबना हो रहा था, केवल वो पैदा होते थे,
धर्म के नाम पर क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको ये बता दिया जाता था कि मर जाओगे तो फिर तुम स्वर्ग या अच्छा जीवन तुम्हारा हो जाएगा मरने के बाद। यहाँ पर ये बताया जाता था। यहाँ पर लोगों को समझ में आ गया मरने से पहले जीवन अच्छा करना है, मरने के बाद कौन देखा। लेकिन यहाँ क्या उनको भुलवा दिया जाता था, मरने के बाद जो है तुम स्वर्ग में जाओगे या तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, इस टाइप का कंसेप्ट। तो जब लोग जाग गए, क्यों जाग गए लोग? क्योंकि वो दुनिया कस्तूर दुनिया वाला वर्ड सब था इधर बीच में, वो सब आएगा। ये सब क्या हो गया? कस्तूर दुनिया वाला फैक्टर हो गया, प्रेस की स्थापना हो गई, तमाम सारी खोजें हो गई। तो ये सब क्या है? पुनर्जागरण के लिए हमें हेल्प है वो सब। ठीक। धर्म में कैसे सुधार हुआ? लोग पढ़ने लगे, क्वेश्चन करने लगे, लोग पढ़ने लगे, प्रेस की स्थापना हो गई। अब प्रेस कहाँ से आ गया? छापे खाने का आविष्कार हुआ। हाँ, कैसे कैसे छापे खाने का आविष्कार कैसे? क्योंकि सर जब दो धर्म हो गए थे, एक प्रोटेस्टेंट हाँ, वो थे, एक और थे कैथोलिक। तो जो बाइबल था उसको मतलब एक अलग तरीके बनानी पड़ी, तो और भी चीज़ें हैं सब फैक्टर हैं। हाँ, अब उसको ऐसे समझिए। कागज का आविष्कार चीनी लोगों ने किया, बाद में अरबी लोगों, अरब के लोग भी कागज बनाना जान गए, यूरोपीय लोग कागज बनाना नहीं जानते थे। इस अंधकार युग में लड़ाइयां भी शुरू हो गई। किसके लिए? ईसाई धर्म का जो पवित्र स्थल है जेरूसलम, जेरूसलम में बेथलहम नाम की जगह है, बेथलहम में ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उस पर कब्जा करने के लिए ईसाई मतलब यूरोपी और तुर्की आपस में भिड़ पड़े। उससे क्या हुआ? उन दोनों के बीच काफी कुछ आदान प्रदान भी शुरू हुआ। तो कागज निर्माण की तकनीक इस दौर में तुर्कियों से किसके पास पहुंच गई? यूरोपियों के पास पहुंच गई। और जब कागज हो गया तब जर्मनी में गुटेनबर्ग द्वारा क्या किया गया? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई और प्रेस में सस्ते रेट पे बुक्स छपने लगी, बहुतायत में छपने लगी, जिससे क्या होने लगा? ईसाई धर्म, बाइबिल में ये लिखा हुआ है, बाइबिल एक ही व्यक्ति के पास रही, पोप के पास, पोप से कोई मांग नहीं सकता, मांग लोगे तो अपराध हो गया, दंडनीय काम तुमने कर दिया, पोप से तुम कैसे सवाल कर लिए। तो इसी तरह के अटपटे सवाल पूछ लिया था किसने? मार्टिन लूथर द्वारा। मार्टिन लूथर के 95 क्वेश्चन को हर जगह की चर्च में चिपका दिया करते थे कि कहते थे पादरी लोग इसका जवाब दीजिए। उन लोगों के पास जवाब होता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो लोगों को गुमराह करके रखे थे। पोप के लिए एक वर्ड मैंने बोला था, इनफॉलेबल पोप। पोप जो बोल दिए वो सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और एक पात्र की बिक्री वो मांगे रेट पर होने लगी थी, इंडल्जेंस की बिक्री। उस पात्र को खरीदो तो तुम्हारा पुराना पाप और आगे जो पाप करोगे सब कैंसिल हो जाएगा, सब पुण्य में तब्दील हो जाएगा। तो मार्टिन लूथर ने कहा ये कौन सा नया तुम लोग। तो उसकी वजह से क्या हो गया? इन लोगों में ही लड़ाई शुरू हो गई, ईसाई धर्म में ही क्या हो गई? लड़ाई शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म में जो गड़बड़ी थी वो भी क्या कर लिए? उसको सुधारे। एक और वर्ड आता है इटली। ये सवाल पूछा जाता है इटली में ही क्यों पुनर्जागरण हुआ? तो तुर्कों ने जब 1453 पर कस्तूनतुनिया पर अपना कब्जा कर लिया, तब वहां पर के जो लोग थे वो क्या हो गए? रोमन साम्राज्य से अलग होकर दूसरे जगह पर गए और सबसे ज्यादा संख्या में लोग कहाँ गए? इटली में गए। इस वजह से इटली अपने आप में क्या हो गया? इटली के तमाम सारे शहर आज के क्या हैं? बहुत फेमस शहरों के रूप में इटली अपने आप में जो वाणिज्यवाद था, लोगों के ट्रेड करने का क्या बन गया? एक अपने आप में सेंटर बन गया था। इटली की जो जलवायु है, वहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत अनुकूल है लोगों के लिए। जैसे इंडिया में हम बात करें तो आपने शायद सुन रखा होगा कि पूना, महाराष्ट्र का जो पूना शहर है, किसी का कोई परिचित होगा तो तुरंत बोलेगा बहुत अच्छा शहर है। क्यों?
मौसम बड़ा ही अनुकूल रहता है। हम लोग के इलाके में क्या है, गर्मी से परेशान नहीं, ठंडी में ठंडी से परेशान नहीं, बरसात होगी बरसात से परेशान नहीं। हम लोग क्या होते रहते हैं, मौसम से, महाराष्ट्र में पड़ता है, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, मौसम से ही क्या होते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। अभी ठंडी बीती ही है, ये कपड़ा वो कपड़ा बवाल हुआ रहता है, ये कपड़ा रखो, वो सुखाओ, वो रखो। हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, कपड़ा रखने में, सुखाने में, धुलने में। तो ये पहनना है, मफलर है, टोपी है, दस्ताना है, इस समय क्या हो रहा है, टाइम जा रहा है। अब ऐसे समझो, पूना में हर समय एक अनुकूल टाइप का मौसम रहता है, तो इस तरह के झंझट से वहाँ के लोग मुक्त रहते हैं। वही यहाँ समझाना था, इटली का वेदर काफ़ी क्या रहता है, फ्रेंडली वेदर होता है। तो उस फ्रेंडली वेदर का एक और इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग तो आता है, हम बताते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ा। आपको मौसम से या चीज़ों से नहीं जूझना है, आपने क्या कर दिया, समझाने के लिए बता रहे हैं। दिन में एक बार खाना बना के रख दिया, खाना बनाने का काम, किचन का काम खत्म। अब आपके पास क्या हो रहा है, समय बच रहा है। समय भाई पहले के टाइम पे अगर आपको याद होगा तो महिलाएं क्या होती थी, स्वेटर बुना करती थी या और भी तमाम तरह की कढ़ाई उढ़ाई क्या करती थी। कब कर पाएंगे, सुबह ही 9-10 बजे बन गया, चावल दाल रोटी सब्जी सब बन गया, जिसको खाना है लेके खाते रहे दिन भर, अब शाम को ही बनेगा। लेकिन अभी क्या हो गया है, सुबह खाओ, दोपहर में खाओ, शाम को खाओ, रात में खाओ। बहुत सारी महिलाएं जो है वो परमानेंट किचन में ही रहती हैं, तो उनकी कढ़ाई बुढ़ाई सिलाई कहाँ गई, गायब हो गई। अब वर्तमान समय की महिलाओं को इस तरह की बुनाई, कढ़ाई, स्वेटर बुनाई, ये सब क्या होता है, लगभग नहीं आता है, ये परंपरा हो गई। इटली में क्या था, मौसम वेदर काफ़ी अनुकूल होता था, तो वहाँ के लोगों को क्या मिल गया, टाइम मिल गया। अब आपको बुक लिखने का मन कर रहा है, आपको है अंदर से कि बुक लिखना है, टाइम ही नहीं है। सोचोगे रात में लिखेंगे, दिन भर वेस्ट हुआ, रात में थक गए, सो गए, तो कब बुक लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, ऐसे ही एक दिन बीतता चला जाएगा। तो यहाँ की कंडीशंस ऐसी थी कि कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, रचनाकारों के लिए बड़ी अनुकूल दशा थी। और जब ये होने लगा तो उस समय के जो राजा हुआ करते थे उनको भी समझ में आ गया कि कलाकारों को क्या किया जाए, प्रश्रय दिया जाए। जैसे हम लोग के प्राचीन इतिहास में हम लोग बहुत सारे पढ़ रखे हैं, चाहे आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पढ़ो, नौरत्न उनके दरबार में थे, अकबर पढ़ो उनके दरबार में 9 लोग थे। तो बहुत सारे विद्वानों के, हर्ष के काल में पढ़ो तो बाणा भट्ट थे, बहुत सारे के काल में बहुत सारे विद्वान होते थे। वो विद्वान कैसे लिख पाते थे, उनको जीविकोपार्जन के लिए जाके मेहनत नहीं करना है। राजा ने उनको क्या कर दिया, दे दिया, इनाम दे दिया, 10,000 रुपया दे दिया, जाओ रहो। अब उनके पास क्या है, जीविकोपार्जन के लिए खेती करने नहीं जाएंगे। भाई दिन भर जो खेती करेगा शाम को थक के सो जाएगा। अगर उसके अंदर कोई रचनाकार होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समय के साथ साथ डाउनफॉल हो जाएगा। तो यहाँ की कंडीशन ऐसी थी, ठीक। पूछा जाता है यहीं पर क्यों पुनर्जागरण हुआ, क्वेश्चन है, ठीक है। इटली में ही, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, ठीक है, लेकिन खास क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, लिखवाएंगे भी क्वेश्चन कि इटली में ही पुनर्जागरण की लहर क्यों दौड़ गई। तो इटली रोमन साम्राज्य का क्या था, एक केंद्र था। उस दुनिया से जब लोग शिफ्ट हुए तो बहुत सारा साहित्य, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा अपना नॉलेज का बुक लेके कहाँ पहुँच गए, इटली पहुँच गए। अब अपनी बुक्स लेके पहुँच गए तो फिर वहाँ के राजाओं ने, वहाँ के लोगों ने उनको क्या किया, प्रश्रय दिया, जिससे फिर उनका क्या हुआ, और ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। एक और चीज़ आप लोग को बता दें, अगर ये जो विश्व इतिहास का आंसर आप लिख रहे हैं, फिर से इंडियन हिस्ट्री अगर आप पढ़ रखे हैं, कहीं से उसको आप एक लाइन से जोड़ दो तो बड़ा अच्छा आंसर माना जाता है। एक लाइन से जोड़ दो मतलब, जैसे मैंने बता दिया इटली का वेदर बड़ा अनुकूल रहता है, तो आप उसको यहाँ ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के पुणे का भी वेदर लोगों के जीवन के लिए काफ़ी अनुकूल रहता है, ये समझाने के लिए। राजाओं ने क्या किया, बहुत सारे कलाकारों को प्रश्रय दिया, उसको आप इंडिया से जोड़ सकते हो।
प्राचीन काल मध्यकाल में भी भारत में बहुत सारे साहित्यकार राजाओं के राज दरबार में रहते थे और उनके दरबार में रहने के कारण उनको प्रोत्साहन मिला, धन मिला, जिससे उन्होंने तमाम सारी किताबें लिखी। ठीक, तो कहने का ये मतलब है लिख रहे हो विश्व इतिहास का, लेकिन अचानक एग्जाम्पल में आपको इंडियन का कुछ आ गया तो उसको आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में कोड बना के ऐड कर सकते हो। उससे क्या एग्जामिनर को लगेगा, उससे एग्जामिनर के दिमाग में क्या जाएगा ये बताइए। रिलेट कर रहे हैं वहाँ से। हाँ, वो उसने वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ रखी है, उसने इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ रखी है और उसके पास ये दम है कि वो ब्रिज बना लेता है। नहीं सुन रहे, दोनों के बीच अंतर संबंध कर ले रहा है, टैली कर ले रहा है, तुलना कर ले रहा है। ये अपने आप में कब हो पाएगा, जब दोनों को आप क्या कर रखे हो, सोच ले रहे हो। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में एग्जाम्पल किसका आ गया, अरे इंडियन हिस्ट्री में भी तो ऐसा हुआ करता था। तब एग्जामिनर कहेगा कि हाँ आपने दोनों पढ़ा भी है और दोनों में आप क्या कर सकते हो, सामंजस्य बैठा पाने की कंडीशन में हो। तो इतने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ये थोड़ा सा बता दिए, ये थोड़ा सा बता दिए। औद्योगिक क्रांति अभी और डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा इसको बताते हैं, फिर हम लोग अपने पॉइंटर पे आएंगे तो आपको और सही से रहेगा। इनलाइटमेंट या प्रबोधन क्या है? प्रबोधन सर भाषण वगैरह सर, एक ऐसा काल जिसमें सर प्रबोधन का तात्पर्य मतलब जैसे बुद्ध के समय जिस तरह से उसी प्रकार से मार्टेस्क्यू नए वॉल्टेयर जैसे विद्वानों ने जो है समाज मतलब कि ऐसी रचनाएं लिखी जिसके द्वारा जो है समाज में जो है ज्ञान जो है। ठीक, पुनर्जागरण जागना था, आर्थिक रूप से भी जागना था, धार्मिक रूप से भी जागना था, राजनीतिक रूप से भी जागना था, हर रूप से जागना था। पुनर्जागरण का ये मतलब। प्रबोधन काल किसी का क्या है, एक स्टेप आगे का पॉइंट है लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्रबोधन काल में तमाम सारे फिलोसफर्स कह सकते हो, थिंकर्स कह सकते हो, राइटर्स कह सकते हो, उनके द्वारा अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी बुक्स के माध्यम से तमाम सारे नए नए कंसेप्ट दिए, जिससे लोगों को क्या हुआ, नई नई चीजों के बारे में नॉलेज हुआ। एक एग्जांपल बता देते हैं इसमें। प्रबोधन काल में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जो आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रखा जाता है, अपनाया जाता है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया जो हमारे भारतीय संविधान में भी है, पावर ऑफ सेपरेशन, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। ये क्या है सर इन्होंने बताया कि जो है जैसे विधायिका जो है, कार्यपालिका जो है, न्यायपालिका है, इनके अलग अलग कार्य है और इनके अलग अलग कार्य क्षेत्रों मतलब इनका जो कार्य क्षेत्र उसमें दूसरे को हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सरकार के 3 अंग होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बता रहे हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये कंसेप्ट किससे लिया है, इन्हीं की थ्योरी से ले रखा है। मॉन्टेस्क्यू ने बताया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि किसी भी देश में सरकार के लिए 3 अंग होने जरूरी होते हैं। 3 अंग कौन से? एक विधायिका होती है जिसका नाम रूल रेगुलेशन बनाना होता है। आप समझ लो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब क्या हो गई, विधायिका हो गई। दूसरा होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है, उन रूल्स रेगुलेशन को क्या कर देना, लागू कर देना। विधायिका ने जीएसटी बिल पास कर दिया, अब उसको लागू कौन कराएगा, कार्यपालिका। टैक्स डिपार्टमेंट लागू कराएगा, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई रूल है तो वो काम करेगा। तो कार्यपालिका का काम उन रूल रेगुलेशन को लागू करना हो गया। और न्यायपालिका, विधायिका द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को यदि कोई नहीं फॉलो कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो न्यायपालिका का काम दंड देना है। ये मॉन्टेस्क्यू ने ही दुनिया को सबसे पहले बताया था और ये कंसेप्ट अधिकांश देशों के संविधान में एज इट इज या उसमें कोई ना कोई अपने हिसाब से चेंज करके अपनाया गया। तो ये कहाँ के थे, प्रबोधन काल के थे। एक दार्शनिक का आपने नाम सुन रखा होगा, कांट दार्शनिक, उनके इमैनुअल कांट। एक व्यक्ति थे वॉल्टेयर,
राइटर थे, उनके बारे में तो ये कहा जाता था वो अपनी कलम से जो लिखते थे वो एकदम विष के समान होता था। विष मतलब एकदम शार्प खतरनाक लिखते थे कि उनकी चीज़ों को अगर कोई पढ़ ले तो एकदम उद्वेलित हो जाए। जैसे 1857 की क्रांति में फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके पड़ोस की जगह है, बताओ। अशफाकुल्लाह खां। मुस्लिम ही था, ठीक नहीं तो बताएगा। 1857 की क्रांति में फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व, जो मेरे भी ध्यान से उतर गया, मौलवी अहमदुल्लाह द्वारा किया गया। उनके बारे में क्या है? वो अगर भाषण दे दिए, किसी से बातचीत कर दिए, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से अंग्रेजों के एकदम खिलाफ हो जाता था। अंग्रेज उनसे इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि सोचो 1857 में उन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। मौलवी अहमदुल्लाह ने 50,000, कब की बात है? आज से पौने 200 साल पहले 50,000 की वैल्यू समझ लो। सोच लो कितनी वैल्यू होगी उस रुपीस की। करोड़ों में नहीं होगा, वो अरबों टाइप में चला जाएगा। कैलकुलेट नहीं करना है मुझको, नहीं जानना है। आज से 200 साल पहले, पौने 200 साल पहले उन पर 50,000 का इनाम रखा गया। मतलब अंग्रेज उनसे एकदम डरे हुए थे कि किसी तरह उनको जिंदा मुर्दा पकड़ के जो ला देगा उसको 50,000 का इनाम। उनकी बातें इतनी क्या होती थी? एग्रेसिव, प्रभावशाली। इसी तरह से यहाँ के एक व्यक्ति थे, अभी सब लिख पाएंगे, वॉल्टेयर। वो जो लिख देते थे एकदम, लोग कहते थे एकदम विष के समान। विष कहने का मतलब एकदम तीखी बात कह देते थे, तीखी से मतलब समझ लो। और उनकी बात सुनकर लोग एकदम क्या हो जाते थे? जागरूक हो जाते थे, अंदर से उद्वेलित हो जाते थे। तो ये काल में तमाम सारे थिंकर्स, फिलोसफर्स, राइटर्स द्वारा क्या किया गया? लोगों को जागरूक या झकझोरने समझ लो, उसका काम किया गया। उसी को क्या कहा जाता है? प्रबोधन का काल या टाइम ऑफ इनलाइटमेंट। पुनर्जागरण टोटलिटी में हुआ और इनलाइटमेंट तमाम सारे विचारकों द्वारा किया गया। ठीक, अब इसको तो कल समझे ही थे, फिर एक बार ब्रीफ कर देते हैं, फिर अपने पॉइंट वाले कंसेप्ट पर चलेंगे। औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप तमाम सारी मशीनों के क्या होने लगे? आविष्कार होने लगे। और कोई उद्योग में, किसी फैक्ट्री में बहुत सारी क्या होती हैं? मशीनें होती हैं। और उन मशीनों को चाहिए रहता है रॉ मटेरियल, और तैयार माल को बेचने के लिए चाहिए होता है बाजार। तो इस टाइम में लगभग 16वीं 17वीं सदी में यूरोप में बहुत ज़्यादा क्या होने लगा? उद्योगों की स्थापना होने लगी। और उन्हीं उद्योगों की स्थापना को इतिहास में क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति। और उसका परिणाम औद्योगिक क्रांति का वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर हम कहें एक लाइन या 2 लाइन में बताओ, औद्योगिक क्रांति का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा? इंडिया अंग्रेजों का क्या हो गया? गुलाम हो गया। 1 लाइन में अगर बात करना है, वर्ल्ड लेवल पर क्या हुआ? नए नए देशों की खोज, नए उपनिवेशों की खोज या देशों की खोज की गई। नए नए देशों की खोज हो गई और अंग्रेजों ने उन देशों पे अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। 50 के आसपास देशों पे अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। और वही देश आज के टाइम में क्या कहलाते हैं? उन देशों का एक ग्रुप है, राष्ट्रमंडल देश। कॉमनवेल्थ कंट्रीज इज अ ग्रुप ऑफ, ऐसी देशों का समूह है जो कभी न कभी अंग्रेजों के कॉलोनी, उपनिवेश रहे हो। तो औद्योगिक क्रांति का इंडिया पे क्या असर पड़ा? वो तो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ ही रखे हैं या हम भी थोड़ा बहुत बता रखे हैं। वैश्विक स्तर पे क्या हुआ?
विश्व में तमाम देशों में अंग्रेजों की कॉलोनी या उपनिवेशों की स्थापना हुई और उन्हीं उपनिवेशों के वजह से अंग्रेजों ने लंबे समय तक विश्व के बहुत सारे देशों पर क्या किया, राज किया, शासन किया। और अब वो सभी देश एक साथ क्या कहलाते हैं, राष्ट्रमंडल देश या कॉमनवेल्थ देश। और उन्हीं देश में शामिल देशों का अपना एक खेल प्रतियोगिता भी होती है जिसको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। जैसे ओलंपिक होता है हर 4 साल पे, वैसे ही हर 4 साल पे राष्ट्रमंडल खेलों का भी आयोजन होता है, कॉमनवेल्थ गेम। 2010 में मेरे ख्याल से दिल्ली में भी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। तो किसी न किसी ऐसे देश में ही होता है जो कभी ना कभी अंग्रेजों का उपनिवेश रह चुका। ठीक, बाकी औद्योगिक क्रांति के बारे में जो पृष्ठभूमि है या कंसेप्ट है वो सब हम लोग पीछे कल चर्चा भी हुई, आज भी चर्चा हुई। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, पॉइंटर में हमने बताया था कि पहले उस कंसेप्ट को जानेंगे। इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ से समझो उस कंसेप्ट को जानेंगे, जान के लगभग कल भी जाने, आज भी जानेंगे। वो कंसेप्ट या पुनर्जागरण पहले था क्या, परिभाषा। ठीक, फिर पुनर्जागरण के लिए क्यों हुआ पुनर्जागरण, तो ये हो गया पुनर्जागरण का कारण, इस वजह से पुनर्जागरण हुआ। फिर पुनर्जागरण का क्या हुआ, क्या प्रभाव हुआ, उस टाइम क्या प्रभाव हुआ, और पुनर्जागरण से क्या नए नए कंसेप्ट या नई नई विचारधाराएं देखने को मिलती है। तब जाके पुनर्जागरण का क्या होगा, आपका पॉइंटर हमारे पास आएगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर धर्म सुधार क्या है, धर्म सुधार का कारण क्या है, धर्म सुधार हुआ तो क्या क्या परिवर्तन हुआ, इंडल्जेंस की डिग्री कम हो गई या स्लो हो गई, थ्योरी ऑफ क्या वर्ड जाता है इनफॉलिबल का जो सिद्धांत था वो चला गया। मार्टिन लूथर की भूमिका बहुत व्यापक हो गई, उनके 95 सिद्धांत हो गए। आर्थिक रूप से लोग क्या करने लगे, कच्चा माल देकर किसी व्यापारी से नहीं, किसी उद्योगपति से क्या करने लगे, अपना सामान बनवाने लगे और उसको क्या करने लगे, बेचना शुरू कर दिए। उससे क्या हो गया, अब लोग केवल धर्म के नाम पर नहीं जी रहे थे, अब नया कंसेप्ट आ गया, इधर ही से सब नया कंसेप्ट आएगा। उस कंसेप्ट को बता देते हैं, मानववाद। ये क्या है, ये इधर ही से निकला हुआ एक कंसेप्ट। पहले इंसान किस चीज के लिए जी रहा था, सिर्फ धर्म के लिए जी रहा था। पैदा हुआ, सिर्फ गलती कर रहा है, जाके क्षमा मांग रहा है, और क्षमा इसलिए मांग रहा है कि मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पुनर्जागरण जब हुआ तो ये कंसेप्ट आ गया, मरने के बाद नहीं, मरने के पहले हम क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित हो गया। उसी कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, मानववाद कहा जाता है। उसी का एक मिलता जुलता ही वर्ड आता है, व्यक्तिवाद। ये क्या है, मानववाद क्या हो गया, मिलता जुलता वर्ड है इसलिए सब बता रहे। मानववाद का ये मतलब हो गया कि मानव सिर्फ धर्म का ही गुलाम अब नहीं रह गया, अब वो अपने लिए भी क्या करेगा, जिएगा। मरने से पहले अपने जीवन को बेटर बनाएगा, मरने के बाद क्या हो रहा है पता नहीं। व्यक्तिवाद मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति में भी ये दम होता है कि वो कुछ अच्छा सोच सके, अच्छा कर सके। दोनों बातें यहाँ दोनों आए, व्यक्ति पर्सनली कुछ अच्छा सोच के कोई निर्माण भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, बुरा सोच के कहीं बम भी लगा सकता है। तो व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या हो गया, व्यक्ति एक सोचनी प्राणी है, वो सोचकर समझकर देश दुनिया की भलाई के लिए भी काम कर सकता है और प्लस बुराई के लिए भी काम कर सकता है। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवादी सिद्धांत हो गया। तो मैंने बताया था ना, कई सारे धीरे धीरे आपको सिद्धांत भी मिलते रहेंगे। एक वाणिज्यवाद मिला, उपनिवेश क्या होता है बता ही चुका, अभी लिखा जाएगा उसको, उपनिवेशवादी सिद्धांत। मानववाद क्या होता है वो बता दिया, इंडल्जेंस और इनफॉलिबल वो तो कल बता ही दिया था, अभी अब उसको भी लिखा जाएगा। ठीक,
अब आप हेडिंग डाल लेंगे पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को हेडिंग डाल लेंगे। समझिएगा, हम पॉइंटर के रूप में लिखवाएंगे। जहां एक्सप्लेन करना है हम एक्सप्लेन करेंगे, जहां कहेंगे आप खुद से लिखो तो आपको खुद से भी लिख लेना है। हम बताएंगे कैसे कैसे चलना है। पहले बार में थोड़ा आपको कष्ट होगा, लेकिन एक बार जब रिदम पकड़ लोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। मतलब कोई ऐसी चीज है, मान लो हमने कह दिया कि लूथर के 95 क्वेश्चन, तो आपको ये क्या तुरंत बोलोगे ना। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब मार्टिन लूथर के 95 क्वेश्चन क्या है, हमने पॉइंटर लिखवा दिया लूथर के, मार्टिन लूथर के 95 क्वेश्चन। आप उसमें आगे बढ़ा के, हमने पॉइंटर बोला, अब आप उसमें आगे बढ़ा के क्या लिखोगे? जो मार्टिन लूथर ने कैथोलिक धर्म के जो है जो बुराइयां मतलब ईसाई धर्म की, उन्हीं बुराइयों को जो है चर्च, ईसाई धर्म या पोप द्वारा किए जा रहे अन्याय के प्रति मार्टिन लूथर द्वारा सवाल पूछे गए। उन सवालों की संख्या 95 थी और इस तरह के 95 सवालों को वो चर्च में जा जाके वो या उनके फॉलोअर्स, जिन्हें क्या कहा जाता है प्रोटेस्टेंट, वो जाकर चिपका देते थे और वहाँ के चर्च पर वहाँ के जो पोप होंगे, चाहे बिशप होंगे, चाहे पादरी होंगे, उनसे वो सवाल पूछा जाता था जिनके उत्तर उनके पास नहीं होते थे। सही उत्तर तो लोगों के मन में आ जाता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जागृति कर रहे हैं। ठीक, 95 क्वेश्चन हमने बोला, लेकिन उसके अंदर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, बोलेंगे बताएंगे, लेकिन आप उसको कई जगह क्या हो सकता है लिख भी सकते हो। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर क्या होगा वो आपके पकड़ में आएगा। ठीक, हेडिंग डालिए पुनर्जागरण। नेक्स्ट टाइम है पृष्ठभूमि। नेक्स्ट टाइम है पृष्ठभूमि। पुनर्जागरण मेन हेडिंग, और उसमें लिखो पृष्ठभूमि। अब बताइए क्या थी शॉर्ट पे पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि, मतलब पुनर्जागरण क्यों हुआ। ये पृष्ठभूमि मतलब पुनर्जागरण हुआ क्यों। हम परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं, अगले स्टेप में उसको परिभाषित किया जाएगा। बताइए पुनर्जागरण क्यों हुआ, पृष्ठभूमि। ये लाना 500 से 1500 राउंड फिगर बात होती है के बीच यूरोप में अंधकार युग था। ईसाई धर्म या चर्च द्वारा की जा रही जागृतियां थी, जिसके प्रति लोगों ने जो जागरूकता दिखाई उसे ही क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि क्या बनी, ये डार्क एरा। अब ऐसे समझो, अगर ये नहीं होता तो क्या ये होता। पृष्ठभूमि का वही मतलब होता है, पृष्ठभूमि का वही मतलब होता है कि अगर ये नहीं होता तो ये कोई कंसेप्ट पढ़ने वाली चीज नहीं होती, उसका बैक लिखिए। यूरोप में लगभग 500 से 1500 ईस्वी तक का समय अंधकार युग था। जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पुनर्जागरण हुआ। अब क्या लिखा जाएगा, पृष्ठभूमि में ही लिखना है। अब कुस्तुंतुनिया वाला 2 लाइन का मैटर लिखना है, मतलब 1453 में कुस्तुंतुनिया नामक शहर पर तुर्कों का कब्जा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप को पूरब की ओर आ पाना, मसालों का व्यापार, सुन लीजिए भाई, मसालों का व्यापार कर पाना क्या होने लगा, अब कठिन होने लगा। उनके क्या हो गया,
अब उनके सीधे यही पकड़ लिया गया। अभी तक तो क्या हो रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही तुर्कों ने इस तरह का काम कर दिया तब उनका क्या हो गया, सांस नली ही फंसना शुरू हो गई। तब वहां से क्या हो गया, नए नए कंसेप्ट आना शुरू हो गए। पृष्ठभूमि में ही लाइन चेंज 1453 में तुर्की साम्राज्य द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप का स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार बाधित हो गया, जिसे हम पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि कह सकते हैं। बाधित हो गया, जिसे हम पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि कह सकते हैं। अब पुनर्जागरण की हम लोग को डेफिनेशन देंगे। लाइन चेंज। पुनर्जागरण को रिनेसा भी कहते हैं, रिनेसा, रिनेसा लिखा ये रिनेसा भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यवस्था में होने वाला, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन, अर्थात यूरोप मध्य युग के अंधकार से आधुनिक युग के प्रकाश की ओर जाने को तैयार हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालेंगे पुनर्जागरण का कारण। अब डिटेल करेंगे पुनर्जागरण का कारण, उसमें 1 नंबर पर हेडिंग डालेंगे। कारण में बहुत सारे कारण हैं, हेडिंग डालवाएंगे, बताएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे। पहला लिख लीजिए धर्म युद्ध। धर्म युद्ध ये क्या हुआ था, लगभग 200 साल तक तुर्कियों के बीच और ईसाइयों के बीच एक धर्म युद्ध इतिहास में चला था। लगभग 1100 से 1300 के बीच में चला था। काहे का धर्म युद्ध था वो बता चुके हैं, अभी बताएं। हाँ, यरूशलेम, ईसा मसीह का जन्म स्थान कौन सा, बेथलेहम पर अधिकार करने के लिए लंबे समय तक 200 साल तक लड़ाई चली। लड़ाई का क्या इफेक्ट हुआ, लड़ाई का इफेक्ट क्या हुआ, अच्छा इफेक्ट क्या पड़ा, अभी बताएं। कागज का ज्ञान ईसाइयों को या यूरोपियों को तुर्कियों से हो गया। भाई 200 साल में आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो खाली लड़ नहीं ना रहे होंगे, कुछ
कुछ न कुछ जान रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे। और क्या हुआ? एक वर्ड होता है सामंतवाद का पतन होने लगा। सामंतवाद मतलब रिच पर्सन्स, यूरोप के रिच पर्सन, कुछ तो पोप पादरी इस टाइप के लोग हो गए। उसके बाद रिच पर्सन्स को क्या कहा जाता है? सामंतवाद। वो लोग इस युद्ध में जब लड़ते रहे तब उनकी स्थिति क्या हो गई? कमजोर हो गई। और वो लोग और पोप या ईसाई धर्म के पादरी इत्यादि क्या करते थे? लोगों पर मिलकर जाति दिया करते थे। और जो सामंत वर्ग है या जो ईसाई धर्म के पादरी, इन लोगों का वर्ग था, वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग मतलब उनके विशेष अधिकार, पहले वही जाएंगे, पहले वही बैठेंगे, बाकी लोग उनके सामने खड़े रहेंगे, बाकी लोग उनके सामने बैठ नहीं सकते। इस तरह के बहुत सारे विशेषाधिकार थे। तो निम्न वर्ग के लोग जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि ये विशेषाधिकार वाले लोग और बिना विशेषाधिकार वाले लोगों में क्या था? एक प्रकार का भेदभाव था। तो जब युद्ध 200 साल तक लड़ा जाएगा तो सामंतों की स्थिति डाउन होने लगेगी। तो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको चर्च अब दबा पाना उसके लिए क्या हो पाएगा? मुश्किल होने लगेगा। तो लोगों को जब कम दबाया जाएगा तब फिर वो क्या होने लगेंगे? आगे होने लगेंगे, इंप्रूव होना शुरू होंगे। तो धर्म युद्ध का होना भी पुनर्जागरण का एक क्या बना? महत्वपूर्ण कारण। क्लियर हो गया? अब लिखिए, इसमें लिखना है धर्म युद्ध 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ईसाई धर्म के पवित्र स्थान यरूशलेम पर अधिकार करने के लिए यरूशलेम, प्रॉपर जगह का नाम बेथलेहम है, आप यरूशलेम लिख लीजिए, पर अधिकार करने के लिए यूरोपीय और तुर्कियों के बीच 200 साल तक लड़ाई हुई। साल तक लड़ाई हुई। जिसके कारण यूरोपियों का विकास हुआ। कैसे विकास हुआ? ब्रैकेट में लिख लो। कागज बनाना सीखे, अंक गणित का ज्ञान हो गया, बीज गणित का ज्ञान हो गया। ये अरबियों से या तुर्कियों से लोगों ने सीखा था। लाइन चेन, इसी में लिखना है लाइन चेन। इस धर्म युद्ध के कारण सामंतवाद का पतन होने लगा। इस धर्म युद्ध के कारण सामंतवाद का पतन होने लगा और धर्म की सर्वोच्चता से लोगों का विश्वास क्या होने लगा? मजबूत होने लगा या कमजोर होने लगा? कमजोर होने लगा। धर्म से, ईसाई धर्म से क्या लिखे? विश्वास कम होने लगा। धर्म की सर्वोच्चता से विश्वास कम होने लगा। मतलब ईसाई धर्म ही नहीं सर्वोच्च है। अगर सर्वोच्च होता तो काहे 200 साल लड़ते रहते? कैसे कोई दूसरा टिक जा रहा है? अगर आप सर्वोच्च हैं तो कैसे दूसरा कोई टिक जा रहा है 200 साल तक? तो लोगों में भी ये भावना आई कि ये धर्म जो है कोई ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च है, इसको भी कोई क्या कर सकता है? टक्कर दे सकता है या परास्त कर सकता है या इससे 200 साल तक लड़ सकता है। ठीक?
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सामंतवाद का पतन, ये अलग हेडिंग के रूप में है। धर्म युद्ध होने से, पीछे वाले से ही जोड़ रहा है, सामंतवाद का पतन होने लगा, वाणिज्य के बढ़ने से लोगों में सामंतवाद के प्रति विरोध उत्पन्न हुआ। इसको एक लाइन में समझते हैं भाई। सामंत लोग क्या करते थे? कोई व्यापारी है, सामान उसका जा रहा है, चुंगी वसूल ली, उससे उनका काम चलता था। अब जो व्यापारी है उससे ज्यादा चुंगी वसूल लिया जाएगा तो सामान महंगा हो जाएगा। सामान जब महंगा हो जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे, तो व्यापारी को नुकसान होगा। तो जो नए वर्ग उभर रहे थे, चीजें बनाकर बेचना चाह रहे थे, इन सामंतों की वजह से हतोत्साहित हो जा रहे थे। तो सामंतवाद का पतन और वाणिज्यवाद का उदय दोनों क्या है, एक साथ हो रहा है। और सामंतवाद का बेसिक पतन क्यों हुआ? धर्म युद्ध में भिड़ गए 200 साल तक, तो उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। जब उनके पास पावर कम होने लगा तो अपने पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने चुंगी बढ़ा दी, तो व्यापारियों को ज्यादा टैक्स देना पड़ा, सामान और ज्यादा महंगा हो गया, जिससे क्या होने लगा, व्यापारियों को रोष उत्पन्न हुआ और सामंतवाद का एक बहुत ज्यादा विरोध पैदा हो गया। उससे सामंतवाद पर और क्या हुआ, निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है सामंतवाद का पतन। देखिए, सामंतों द्वारा व्यापारियों से अत्यधिक चुंगी वसूली जाने लगी, टैक्स ले सकते, अत्यधिक टैक्स लिख लो, चुंगी लिख सकते हो, वसूली जाने लगी, जिससे वस्तुएं महंगी होने लगी, जिसके कारण व्यापार बाधित होने लगा। लाइन चेंज, इसी में लिखना है लाइन चेंज। लोगों के मन में सामंतों के प्रति क्या होने लगा, प्रेम उभरने लगा, विरोध उभरने लगा, एजिटेशन, विरोध उभरने लगा। और एक और नया कंसेप्ट हुआ। अब व्यापारी है, मान लो उस व्यापारी को पूरे यूपी में घूमना है, तो हर जिले में सामंत बैठे हुए, समझिएगा, हर जिले के सामंत उससे क्या कर रहे हैं, चुंगी वसूल रहे हैं। तो उसको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या चाहेगा, पूरे यूपी में एक टैक्स सिस्टम होता, सबसे हमको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो कैसी भावना हुई है, राष्ट्रवाद की भावना जन्म हुई। बात समझ आ रही? आप यूपी के हो, बिहार के हो, अलग अलग राज्यों में जा रहे हो, तो हर जगह आपसे कोई आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है, नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। तो आपके मन में है ना कि आई एम इंडियन। हम लोग का जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसमें भी लिखा रहता है आप निवासी हो यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ के, ठीक है, लेकिन आपकी नागरिकता भारतीय, एकल नागरिकता का कंसेप्ट है। तो लोगों के भी मन में आया कि हर जगह के सामंत को पैसा देते चले, उसकी जगह एक मजबूत राजा हो
जो टैक्स हमसे ले ले हमें वो क्या है, मंजूर है, बार बार हमें क्या होगा, टैक्स जो है नहीं। तो एक नया कंसेप्ट क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म। सुनिए, सामंतवाद ड्रॉप हो रहा है और लोगों के मन में सामंतों के प्रति घृणा और एक कंसेप्ट राष्ट्रवाद की भावना जन्म है। ठीक, क्या लिखे लास्ट लाइन, लोगों के मन में सामंतों के प्रति विरोध होगा। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। अर्थात एक सशक्त राजा के द्वारा शासन चलाया जाए, जिससे व्यापार एवं वाणिज्य को मदद मिल सके। देखिए फिर इसको मॉडर्न हिस्ट्री से हम जोड़ के एक लाइन आपको बताते हैं। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इंग्लैंड के 263 है शायद संख्या, याद नहीं आ रही है लेकिन लगभग ये। इतने व्यापारी मिले, किससे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से मिले और कहे हम लोगों को ट्रेड करना है, कैसे करें। उन्होंने कहा ठीक है आओ सब मिल जाओ। उनको मिला के हम क्या कर दे रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बना दे रहे हैं और अपना ठप्पा लगा के दे दे रहे हैं कि जाओ पूरे विश्व में जाकर 15 साल के लिए तुम फ्री हो, क्या करो, व्यापार करो, कच्चा माल ढूंढो, बाजार तलाशो, मसाला ले आओ, तुम हमारे नाम पे जाओगे। ऐसे कोई पर्टिकुलर व्यापारी अगर आता है इंडिया तो इंडिया वाले क्या करते हैं, कोई देश वाले खदेड़ देते, पता नहीं कहां से आए, भगाओ उसको। लेकिन ब्रिटेन की महारानी की ओर से आ रहा है, उसका प्रतिनिधि है, तो क्या होगा, उसको आने दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, राजाओं ने भी, जब राजा को टैक्स मिलने लगा, लोगों ने कहा सामंत को हम क्यों दें, हम सीधे राजा को देंगे। तो राजा को भी लगा कि इससे क्या होगा, फायदा हो रहा है। तो राजा ने भी क्या किया, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया। भौगोलिक खोजों को कि जाओ तुम लोग क्या करो, खोजबीन करो, दुनिया में कहाँ सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है, कहाँ बाजार मिल रहा है। तो नाविकों को पहले के टाइम पे एक प्रॉब्लम होती थी कि जो लोग समुद्री यात्रा करते थे उनको उनकी जान की बहुत वो हो जाती थी। मतलब समुद्री यात्रा कर रहे हैं, पता चला कब कहानी खराब हो जाए, तूफान आ जाए, इस तरह का। तो राजा या इस तरह के रिच लोग क्या करते थे कि तुम जा रहे हो, आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आ पाए तो तुम्हारे घर परिवार का भरण पोषण करने की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो एक जिम्मेदार हाथों में जब हो जाएगा तो व्यापार क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो राष्ट्रवाद की भावना, तब राजा भी क्या हो गए, बढ़ चढ़कर व्यापार में हिस्सा लेने लगे, उनको भी तो पैसा मिलने लगा, टैक्स मिलने लगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, व्यापार और वाणिज्य का विकास। मध्य युग की यूरोपीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य में प्रोत्साहन से वो नगरीय व्यवस्था बनने लगी। व्यापार और वाणिज्य के प्रोत्साहन से वो नगरीय व्यवस्था बनने लगी। और वेनिस, अभी शहर की एक बहुत बड़ी खासियत है बताएंगे, वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान,
लिस्बन, वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान और लिस्बन जैसे शहर विकसित हुए, जैसे शहर डेवलप हुए। आज के समय में बड़े ही फेमस शहरों के रूप में जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा फेमस के रूप में जाने जाते हैं। वेनिस के बारे में एक लाइन जान जाइए, बहुत खास लाइन। एक समय था वेनिस अपने आप में क्या हो गया, एक बड़ा शहर के रूप में बन गया। ग्रामीण से लोग क्या होने लगे, अब शहरी जीवन जीना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि अब वो व्यापार करने के लिए, चीजों को ले आने ले जाने के लिए वेनिस समुद्र के किनारे। एक प्रॉब्लम का आप नाम सुने होंगे इन्वायरमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे ग्लेशियरों पर और ध्रुवों पर पड़ी बर्फ पिघल रही है, जिससे जल स्तर में वृद्धि हो रही है। और उस जल स्तर में वृद्धि होने से तटीय इलाके जलमग्न या उनमें पानी घुसने का खतरा है। तो दुनिया का एक ऐसा शहर है वेनिस जहां सड़क नहीं है। मतलब ये मत समझ लेना गांव है, वो गांव में सड़कें नहीं, अब तो गांव में भी सड़क होती है। कहने का मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहां पर। एक समय था जब वहां सड़कें भी होती थी, लेकिन वाटर लेवल के हाई होने से उस शहर में पानी भर गया। फिर भी लोग वहां पर रहते हैं। जिसका बड़ा बड़ा घर बना हुआ है वो रहते हैं। आते जाते कैसे हैं? नाव से, स्टीमर से, बोट से वो आते जाते हैं। तो दुनिया का इकलौता शहर है अभी के, ये करंट के हिसाब से बता रहे हैं, वेनिस, जहाँ पर सड़क नहीं है। यातायात का माध्यम, अब वो जल मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं, कहीं और नहीं जा सकते। अब वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग या घर हुआ करते थे, क्योंकि आज का शहर तो है नहीं, बहुत पुराना शहर। और जो पुराने शहर थे वो बहुत बड़े बड़े या रिच लोगों के शहर हुआ करते थे। लेकिन अब लंबे समय तक पानी भरा रहेगा तो क्या होने लगेगा, खराब होना, सड़ना शुरू हो जाएगा। अब उसमें लोहा हो, चाहे प्लास्टर हो, वो ईंटा हो, वो सड़ना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे अब लोग क्या हो रहे हैं, उस शहर को छोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी वेनिस दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पर सड़क नहीं पाई जाती। और ये शहर उसी समय का डेवलप एक शहर के रूप में जा रहा है। उसी में लिखना है हैशटैग लोगों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन कराया जाने लगा। इसका क्या मतलब है? डेवलप हुए तो उत्पादन भी बढ़ेगा, तभी तो। इसका ये मतलब है कि कोई व्यापारी है, उसको मान लो कपास मिल गया कहीं से, लेकिन वो कपड़ा नहीं बना सकता है। लेकिन वो जान रहा है कि उस व्यक्ति के पास मशीन है, वो कपड़ा बना के हमको दे देगा, तब उस कपड़े को हम ले जाकर वहाँ बेच देंगे। उसको मालूम है, व्यापारी है, घूम रहा है यहाँ, कहाँ सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाएगा, कहाँ पर मशीन लगी हुई है, कहाँ ज्यादा डिमांड है, वो घूम रहा है, उसको दिखलाई पड़ रहा है। तो लोग क्या करने लगे, इस तरह से प्रोडक्शन कराने लगे, पैसा देकर। मान लो कहीं से सस्ता माल खरीद लिए, कपास खरीद लिए, फैक्ट्री में उस व्यक्ति को दे दिए, उसने क्या कर दिया, कपड़ा बना के दे दिया। उस कपड़े को ले जाकर कहीं वो उन्होंने सेल कर दिया, जिसके बदले में उनको फायदा हो गया। पहले ऐसे हुआ करता था, इस तरह का भी कंसेप्ट होता था। ठीक, जैसे अंग्रेज ही है, तो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल उठाते थे, पानी के जहाजों पर उसको लोड करते थे, अपने देश ले जाते थे, वहाँ फैक्ट्री में सामान बन जाता था, मान लो कपड़ा बन गया, यहाँ लाके वो अपने मुनाफे और उसको बेच देते थे। इसमें एक प्रॉब्लम का इशू था। प्रॉब्लम का इशू क्या था, मुनाफा तो उनको हो जाता था, आना जाना सब जोड़ जान लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम का उनके लिए क्या इशू था, अंग्रेजों के लिए क्या प्रॉब्लम का इशू था इसमें? टैक्स नहीं, बात में 1773 के मान लो हम बात की कहानी को, यहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल उठा लिया, जहाज में लादा, लेकर चले गए, कपड़ा बनाया, ले आए, यहाँ के मार्केट में बेच दिया,
मुनाफा मुनाफा सब अपना जोड़ के, लेकिन एक नुकसान था। हाँ, लेकिन क्या नुकसान? ये बात समझ आ रही है? यहाँ से कपास लिए, अब वो वाली बात नहीं है, 73 के बाद की बात करो, फ्री पा गए, सस्ते रेट में पा गए। ट्रैवलिंग का जिसे लाना, ले जाना और ले आना कैसे करना है उनको? जलमार्ग। और जलमार्ग आज से 300-400 साल पहले आसान नहीं होता था। समुद्र में कब तूफान आ जाएगा नहीं पता चल पाता था। जहाज उतने अत्याधुनिक नहीं हुआ करते थे, तो उससे उनके जान को खुद का नुकसान रहता था। जहाज लेके जा रहे, डूब गया, तो उससे उनको नुकसान हो सकता था। तब उन लोगों ने इसका क्या उपाय निकाला? यहीं पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों द्वारा लगाया गया फर्स्ट इंडस्ट्री कौन सी है? नहीं, मछलीपट्टनम इज अ व्यापारिक केंद्र, सूरत इज अ व्यापारिक केंद्र। हम पूछ रहे फैक्ट्री, एग्जैक्ट प्रोडक्शन हाउस। एक मिल लगा है सर, अहमदाबाद में। सवाल समझ पाए कि नहीं? हाँ सर। ले आना ले जाना बहुत प्रॉब्लम या जान जोखिम में डालने वाला काम था, तो उसका सॉल्यूशन यहीं पर क्या करो, फैक्ट्री सेटअप लगा दो। तो बताएगा ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में इकोनॉमी सेक्टर का भी हो सकता है, या इकोनॉमी पढ़े होंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास का भी होता है। दो ओर से क्वेश्चन बनता है। तो बताएगा सन 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर नामक स्थान पर अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री लगाई, सूती वस्त्र उद्योग लगाया। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वजह ये है कि पश्चिम बंगाल में अगर आप सूती वस्त्र का उद्योग लगाओगे तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम होगी, क्योंकि कपास कहाँ ज्यादा होता है? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र। और कलकत्ता में लगा दिए आप सूती वस्त्र उद्योग। कब की बात है? 1818, जब रोड भी बहुत नहीं हुआ करती थी। ट्रेन तो मान लो 1853 में चली, और ऐसा तो थोड़ी है कि बंबई से कलकत्ता चल गई थी। तो बंबई से ठाणे 34 किलोमीटर में चली थी। तुरंत ट्रेन थोड़ी ऐसा ही होगा कि बंबई से कलकत्ता चला दो, राजधानी का बना दो। तो 1818 कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में अंग्रेजों द्वारा पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। एक इंडियन व्यक्ति थे, कवाश जी नान भाई डाबर। 1853 में उन्होंने दिमाग लगा के बंबई में पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया, जो चल पड़ा। कौन थे? डाबर। आज नाम जान रहे होंगे, डाबर जो है। हाँ, वही डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट, अब डाबर आंवला करो, डाबर च्यवनप्राश करो, बहुत सारी चीजें। ठीक, कुछ के नाम हम लोग जानते हैं, कुछ के नहीं भी जानते हैं, लेकिन च्यवनप्राश और आंवला या डाबर लाल तेल जो होता है वो बहुत फेमस था, और भी बहुत सारी चीजें। तो 1853 में कवाश जी नान भाई डाबर द्वारा भारत में पहली बार क्या किया गया? सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया। कहाँ? बंबई में लगाया गया, जो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि बंबई मतलब महाराष्ट्र, गुजरात का एरिया, जहाँ से कपास भर भर के उनको मिल जाता है। गांधी जी ने भी एक आंदोलन किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद, गुजरात, वो भी कौन सी मिल थी? सूती वस्त्र की मिल थी। ये तीनों बड़े फेमस हैं। अंग्रेजों द्वारा पहला इंडस्ट्री सूती वस्त्र उद्योग अनसक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उटपटांग जगह पे लग गया, कलकत्ता फोर्ट ग्लोस्टर। दूसरा, इंडियन द्वारा लगाया गया पहला इंडस्ट्री कवाश जी नान भाई डाबर, बंबई में सूती वस्त्र उद्योग चल पड़ा। गांधी जी ने जो अहमदाबाद 1918 मिल मजदूर आंदोलन किया था, वो भी क्या थी? एक सूती वस्त्र की मिल थी, जहाँ के मिल के मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे। मिल मालिकों ने बोनस की मांग रिजेक्ट कर दी। गांधी जी से मजदूर मिले, गांधी जी बैठ गए। पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की, जिससे प्रभावित या जिससे डर कर अंग्रेजों ने क्या कर दिया?
उनकी बात मान ली, क्योंकि मिल मालिक की जो बहन थी अनसुईया बहन, वो भी गांधी जी की तरफ ही या उनके पक्ष में आ गई थी। तो उस तरह से गांधी जी का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये तीनों सूती वस्त्र मिल गई। क्या लिखवा रहे थे, कहाँ चले, क्या लिखे? हाँ, क्या बोले? उत्पादन कराया जाने लगा, जिससे लोगों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन कराया जाने लगा, जिससे कौन सा एक नया वर्ग पैदा हुआ? मध्यम पूंजीपति एवं मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ। पैसा आने लगा ना लोग के पास, पूंजीपति एवं मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ। लाइन चेंज इसी में लिखना है। पूंजीपतियों ने कला, साहित्य एवं विज्ञान को प्रोत्साहन दिया। पूंजीपतियों ने कला, साहित्य, विज्ञान को प्रोत्साहन दिया। मतलब क्या हो गया इसका? हाँ, और बताओ। जो कलाकार है अगर कुछ करना चाहते हैं तो पूंजीपति के पास पैसा ज्यादा है, लो तुम जाओ, तुम ये कला तुम्हारे अंदर है तो उसको अपना निखारो, कमाई पे न लगे। उन्होंने क्या किया? प्रोत्साहन दिया। पैसा आ गया किसी के पास ज्यादा, तो उन लोगों ने भी उस पैसे को क्या किया? उन लोगों को दे दिया ताकि वो क्या कर सके? अपनी कला का विकास कर सके। तो उनका अंदर जो भी भावनाएं थी वो क्या होने लगी? पूंजीपति से निखरने लगी। तो ये सब किसका उद्भव है? व्यापार और वाणिज्य के डेवलपमेंट होने से इधर व्यापार तो बढ़ ही रहा, चीजें तो हो ही रही हैं, लोग रिच तो हो ही रहे हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था डाउन तो हो ही रही है, और हर चीज मतलब वो होता है ना कि बहुआयामी टाइप का हुआ। कोई भी चीज हो रहा है कितने लंबे समय तक, 1000 साल तक किसी की जकड़ थी, वो जकड़ आसानी से नहीं टूटी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुआयामी प्रयास। ये सब बहुआयामी प्रयास है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पुनर्जागरण के कारण में कुस्तुनतुनिया का पतन। नेक्स्ट हेडिंग है, ये वर्ड हम लोग लिख चुके हैं, अब डिटेल में लिख रहे हैं। कुस्तुनतुनिया का पतन, ये हेडिंग तुर्की द्वारा 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया। तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वहां के लोग क्या हुए? पलायित हो गए। जिसके परिणाम स्वरूप वहां के वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कलाकार विभिन्न देशों की ओर पलायन कर गए। और अपने साथ क्या लेके चले गए? अपना जो हुनर था वो तो ले ही गए, लेकिन मान लो कोई कलाकार व्यक्ति है, वो कला की 10 किताब पढ़ रहा होगा, तो वो किताब भी तो उठा ले जाएगा। तो अपने साथ तमाम सारी पांडुलिपियां, पांडुलिपि क्या होती है? हैंड रिटन जो ग्रंथ होते हैं, जो अपने आप में क्या होते हैं? सिंगल पीस होते हैं। वो भी क्या हो गए? वो ऐसा थोड़ी था कि दूसरा ले आएंगे, तीसरा ले आएंगे, उस बुक की दूसरी कॉपी ले लेंगे, नहीं, ओरिजिनल पांडुलिपि उठाकर ले गए। क्या लिखे? पलायित हो गए और अपने साथ पांडुलिपियां ले गए। पांडुलिपि अपने साथ क्या ले गए? वही मेन बुक्स जो थी वो लेके चले गए, उसको पांडुलिपि। एक एग्जाम्पल लिखिए
समझ में आएगा उससे आपको। अकेले कार्डिनल क्या नाम कार्डिनल बेसारियन ने, नाम है, व्यक्ति का नाम है, जानो ऐसे, कार्डिनल बेसारियन ने, हाँ बेसारियन ने 800 पांडुलिपि लेकर इटली पहुंच गए। समझ आ रहा है? 800, ये एग्जाम्पल के रूप में आप समझे, बाकी भी ले गए होंगे, कोई 2 बुक ले गया होगा, कोई 3 ले गया होगा, कोई 10, लेकिन ये व्यक्ति क्या हो गया 800 पांडुलिपि, मतलब समझ लो क्या लाइब्रेरी ही लेके चला गया बहुत बड़ी। अब पांडुलिपि अपने आप में समझी रहे हो, बताई थी उसका इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग डाल, भौगोलिक खोजें।